नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है एकेएस क्लासेस पर। पिछली क्लास हमने छठी शताब्दी ईसा पूर्व या कहें महाजनपद काल या कहें द्वितीय नगरी क्रांति और बुद्ध काल भी कहा, तो उसकी हमने समस्त चर्चा की कि द्वितीय नगरी क्रांति कहने का तात्पर्य क्यों था, क्या ऐसे कारण थे कि उसे द्वितीय नगरी क्रांति की संज्ञा दी गई, बुद्ध काल क्यों कहा गया, द्वितीय नगरी क्रांति में आर्थिक व्यवस्था क्या थी, वाणिज्य व्यापार की व्यवस्था क्या थी एवं शिल्प संगठन की क्या व्यवस्था थी, उनके क्या कार्य थे, है ना। बुद्ध काल क्यों कहा गया द्वितीय नगरी क्रांति को, इस पर विस्तृत अध्ययन किया। इसके बाद हम महाजनपदों का उत्थान काल या कहें महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे और महाजनपद काल पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के 16 महाजनपद आते हैं, उनके नामों का उल्लेख करूंगा, उनकी राजधानियां, शासक, सबकी चर्चा होगी। सबसे पहले महाजनपदों का उदय कैसे होता है ये जानना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, वैदिक काल में जो कबीले थे, कबीलों के रूप में वैदिक आर्य रहते थे, है ना, कबीले या जनजातीय रूप में रहते थे, तो उन कबीलों को जन कहा जाता था। जन का प्रमुख होता था राजन, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में जो कबीला होता था वो जन के रूप में होते थे, ठीक है। एक जन नहीं होता था, काफी जन होते थे, उसमें एक जन में लगभग 10 लोग 20 लोग जितने भी रहते हो तो एक जन बनता था, ठीक है। मित्रों, राज्य व राजा की संकल्पना ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। जो ये राजन शब्द आया है ये केवल कबीले का नेता होता था या कहीं जन का नेता होता था, ठीक है। इस पर इसे कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते थे, ना भूमि पर अधिकार होता था, ना इसे नियमित कर प्राप्त होते थे, है ना। स्वैच्छिक उपहार प्राप्त होता था बलि नामक, तो ये राजन नाम मात्र का नेता होता था, ठीक है। तो इस प्रकार राज्य व राजा की संकल्पना का उदय ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ, बल्कि इसका जो उदय होता है वो उत्तर वैदिक काल में होता है। उत्तर वैदिक काल में राज्य व राजा की संकल्पना का प्रकाश सामने आता है, ठीक है। मित्रों, जब उत्तर वैदिक काल आता है, मित्रों मैंने बताया कि वैदिक काल में जो आर्य थे कबीले के रूप में थे। पशु, उनका जो मुख्य पेशा था पशुपालन था। चारा गाय के लिए एक स्थान पर रुकते थे, जब चारा गाय समाप्त तो दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इस प्रकार वो स्थायी जीवन नहीं जीते थे, अस्थिर जीवन जीते थे, गतिशील भ्रमणशील थे। जब उत्तर वैदिक काल आता है तो कुछ आर्थिक परिवर्तन आते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो आर्थिक परिवर्तन होते हैं मित्रों, उससे क्या होता था कि ऋग्वैदिक काल की जो कव्वाली मान्यताएं थी वो टूट रही थी, उन कव्वाली मान्यताओं का पतन हो रहा था। कैसे हो रहा था? जब उत्तर वैदिक काल में कुछ आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन होते हैं। कैसे? इसको समझिएगा। उत्तर वैदिक काल जब आता है तो क्या था कि जो कबायली लोग थे वो एक जगह रुकने लगे, अर्थात स्थिरता आ गई उनमें। एक जगह जब रुके तो भूमि का महत्व समझे, अपनी अधिकारिता दिखाने लगे, है ना, और कृषि का प्रारंभ कर दिए। ऋग्वैदिक काल में केवल एक अनाज यव का उल्लेख आया है, किंतु यहाँ गेहूं का भी उल्लेख हो गया और कई भी प्रकार के अनाजों का जिक्र किया था मैंने। तो अनेक प्रकार के अनाजों का उत्पादन होने लगा, भूमि में स्थिरता आ गई, अधिकारिता आ गई जमीन पर। अब जब कहीं भी मित्रों अधिकारिता आ जाती है तो वहां पर एक नेता बनता है जो राजा होता है ना। जब राजा की उत्पत्ति कैसे होती है? किसी क्षेत्र विशेष को लेकर, ना, जब राजा का क्षेत्राधिकार होता है, किसी क्षेत्र पर राजा का अधिकार होता है, तभी तो राजा होगा। अगर आप यहाँ हैं, आजकल वहां होंगे, परसों वहां होंगे, आप भ्रमणशील है, आपके अंदर स्थायित्व तो नहीं है, तो आप राजा कैसे? राजा तभी होगा मित्रों जब एक स्थान पर रुका जाएगा, स्थिरता आएगी, भूमि की महत्वता को प्राथमिकता दी जाएगी, तभी राजा की उत्पत्ति हो सकती है। तो उत्तर वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे, कबीले थे, वो एक जगह रुकने लगे। रुकने से कृषि का विकास हुआ, कृषि का विकास होने लगा, भूमि की महत्वता बढ़ गई, है ना। तो राजा की उत्पत्ति सामने आती है। इस प्रकार राजा उत्तर वैदिक काल में मित्रों क्या हुआ कि कबायली मान्यताओं का पतन होने लगा। जो ऋग्वैदिक काल में कबायली मान्यताएं थी, पशुचारण वाली व्यवस्था थी, निर्वाह अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं, अब वो बदल गई कृषि के रूप में। अर्थात जो ऋग्वैदिक काल में मुख्य पेशा पशुपालन था, अब वो उत्तर वैदिक काल में मुख्य पेशा कृषि के रूप में हो गया। इस प्रकार क्या होता था कि आज एक कबीला यहाँ है ऋग्वैदिक काल में, तो चारा गाय समाप्त, पशुओं के लिए चारा गाय की खोज में दूसरे स्थान पर गए, जहां पर दूसरा कबीला बैठा था या कहीं दूसरा जन बैठा था, उनसे क्या हुआ? लड़ाई हुई।
दोनों में एक जीता एक हारा, तो उनका हुआ मिलन, मिश्रण हो गया, एक जन का दूसरे जन में मिलन होता है। इस प्रकार जनों की एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब जनों की एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है मित्रों, तब उत्तर वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल जन के नाम से थे, वो उत्तर वैदिक काल में अब जनपदों के नाम से जाने लगे। अर्थात जब ऋग्वैदिक काल के आर्य जन उत्तर वैदिक, इस प्रकार जो जन ऋग्वैदिक काल में जो कबीलों का समूह था वो जन था, अब वह उत्तर वैदिक काल में जनपदों के रूप में बदल गया। ठीक है मित्रों, अब हो गई बात जन की ऋग्वैदिक काल में। याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल में जन थे, उत्तर वैदिक काल में जनपद हुए। अब बात करते हैं महाजनपद कैसे होते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मित्रों गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, मुख्यतः बिहार के क्षेत्रों में कृषि में क्या हुआ, लौह तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा। भाई उत्तर वैदिक काल में लोह साक्ष्य मिल गया अतरंजी खेड़ा से प्रमाणित है, तो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे, आर्य थे, लोहे से परिचित थे। आने वाले 6ठी शताब्दी के समय में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में लौह तकनीकी के प्रयोग से और कृषि में इसके प्रयोग से क्या हुआ कि प्रचुर मात्रा में जब कृषि में लौह तकनीकी का प्रयोग होने लगा, तो उत्पादन में एकाएक वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि के चलते मित्रों अधिशेष उत्पादन भी होने लगा। अधिशेष उत्पादन का अर्थ होता है कि खाने पीने के बाद जो कुछ शेष बचता है, अर्थात निष्कर्षतः अधिशेष उत्पादन का अर्थ होता है बचत। तो बचत भी होने लगी मित्रों। अब बचत होने लगी, व्यापार वाणिज्य में उन्नति होने लगी। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल के जो जनपद बने थे, पहले जन फिर जनपद, अब उत्तर वैदिक काल के जो जनपद थे वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का रूप धारण कर लेते हैं, महाजनपदों में परिवर्तित हो जाते हैं। मित्रों ये जो महाजनपद थे ये वास्तव में एक बड़े राज्य होते थे। क्या होते थे? एक बड़े राज्यों का समूह थे। तो इस प्रकार महाजनपद का उदय होता है। प्रामाणिकता बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इन 16 जनपदों का उल्लेख आया है। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध के जन्म के पूर्व बताया गया कि बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। इसी प्रकार जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। याद करने वाली चीज यह है कि किस ग्रंथ में, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख आया अंगुत्तर निकाय में, किस ग्रंथ में, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख आया भगवती सूत्र में। तो ये थे हमारे मित्रों 16 महाजनपद। अब जान लीजिए कि जहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी महाजनपद कौन सा था, तो याद कर लीजिएगा सबसे उत्तरी कंबोज था। कौन था? कंबोज था, जो जम्मू कश्मीर में था। ये बाहर जा रहा है जम्मू कश्मीर के, तो ये अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है। प्राचीन काल में जम्मू, पाकिस्तान, बहुत सारे अफगानिस्तान सब एक ही रूप थे। तो कंबोज पहले जम्मू कश्मीर में माना जाता था। अब सबसे दक्षिणी की बात की जाए तो एकमात्र महाजनपद है जो विंध्य पर्वत के नीचे गोदावरी के तट पर है, अस्मक। अस्मक किस नदी के तट पर है? गोदावरी नदी के तट पर है। इस प्रकार सबसे दक्षिणी महाजनपद अस्मक महाजनपद है जो आंध्र प्रदेश में संभवतः था। इसके बाद सबसे पश्चिमी जनपद की बात की जाए, ये मत्स्य जनपद था। मत्स्य जनपद था सबसे पश्चिमी, जो राजस्थान में पड़ता है। सबसे पूर्वी जनपद अंग जनपद था। अंग जनपद था जो संभवतः बिहार में था। तो ये याद रखिएगा कि सबसे पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी कौन सा है। अब हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद, उनकी राजधानियां एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनकी अवस्थिति क्या थी कुछ देर में। अब जानते हैं कि वो 16 महाजनपदों के नाम, राजधानी एवं वर्तमान दृष्टिकोण से कहाँ क्षेत्र था। सबसे पहला गांधार जो था महाजनपद, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरा महाजनपद अवंती महाजनपद था। इसकी राजधानी दो थी, एक उज्जैनी, एक माहिष्मती।
उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। मध्य प्रदेश में इसका वर्तमान क्षेत्र है। तीसरा महाजनपद अस्मक महाजनपद है, इसकी राजधानी पोतना या पोतिल, ठीक, आंध्र प्रदेश गोदावरी तट में है, सबसे दक्षिणी है। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। ये दिल्ली, मेरठ, हरियाणा क्षेत्र में फैला था। याद करने का तरीका इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है राजधानी या वर्तमान क्षेत्र कहाँ था। तो कुरु को याद करने से पहले आप जानते हैं कुरु की जगह हम बोले यदि शुरू क्या करें, इंद्रप्रस्थ में आता है प्रस्थ, तो प्रस्थान, शुरू करें प्रस्थान, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य की राजधानी मत्स्य महाजनपद की विराटनगर थी, जो राजस्थान के क्षेत्र में पड़ती थी। राजस्थान में मुख्यतः जयपुर और अलवार क्षेत्र में। आप राजस्थान याद करिए, कैसे याद करेंगे? मत्स्य की राजधानी विराटनगर। आप जानते हैं कि मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, मछली का रूप लिया था और विराट रूप लिया था। तो मछली विराट रूप, कैसे रूप लिया था? विष्णु जी ने विराट रूप लिया था, तो मत्स्य का विराटनगर, मैंने ऐसे ही याद किया है। इसके बाद अंग की राजधानी चंपा। क्या? चंपा। कहाँ पड़ता है क्षेत्र? भागलपुर, मुंगेर अर्थात बिहार में। फिर है, हाँ, आप याद देखिए यहाँ पे दो शब्द ये भी है, दो शब्द ये भी है, कहीं भी आपको और राजधानी दोनों और महाजनपदों का दो शब्द मिलेगा क्या? नहीं। हाँ, चेदी है, लेकिन देखिए उसकी जो है दो शब्दों में कोई नहीं है। मैंने जैसे याद किया था, दोनों महाजनपद एवं उसकी राजधानी दोनों दो शब्द में थी, अंग और चंपा, दोनों में हलंत को अनुस्वार भी लगा। इसके बाद मगध महाजनपद की बात करें, मगध जनपद की राजधानी राजगृह और या कह सकते हैं गिरिग्रस्त थी, दोनों को लेकर। यह पटना और गया के क्षेत्र में पड़ता है, अर्थात बिहार में। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला है, ठीक। यह वर्तमान मुजफ्फरपुर, दरभंगा क्षेत्र में था, अर्थात बिहार क्षेत्र में। मिथिला वही है मित्रों जहां की सीता थी, ठीक है। रामायण काल में मिथिला का उल्लेख सीता के जन्मभूमि के रूप में माना जाता है। सीता कौन? श्री राम जी की पत्नी। इसके बाद काशी जो जानते हैं बनारस को कहते हैं, वाराणसी, तो काशी की जो राजधानी थी वाराणसी में, अर्थात उत्तर प्रदेश। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, ये वर्तमान में प्रयागराज, बांदा क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है। वत्स, कौशाम्बी, प्राचीन काल में गुरु लोग आशीर्वाद देते थे, वत्स कुशल रहो, कुशल से कौशाम्बी, वत्स से वत्स, ठीक है। मैंने ऐसे ही याद किया, ये कोई लॉजिक नहीं है, बस केवल याद करने का एक माध्यम है। इसके बाद कोसल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत थी, यह वर्तमान में फैजाबाद मंडल, अर्थात अब पहले अवध क्षेत्र जाना जाता था, उत्तर प्रदेश। ये वही अवध क्षेत्र है, ये वही फैजाबाद मंडल है, ये वही कोसल महाजनपद है मित्रों, जहां पे श्री राम की जन्मभूमि होती है, ठीक है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर अर्थात पावा है, ठीक है। ये देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये वही कुशीनगर है जहां पे महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था, ठीक है। इसके बाद पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र या कहें कांपिल्य थी, ये बरेली बदायूं क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती या कभी कभी सोत्थीवती भी मिल जाता है लिखा हुआ, ठीक है। तो शक्तिमती चेदी महाजनपद की राजधानी थी, जो बुंदेलखंड वर्तमान क्षेत्र में यूपी में पड़ती थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक या राजपुर थी, ठीक है। ये वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है ये। इसके बाद सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र से ही संबंधित था। सूरसेन किसने नाम दिया मथुरा को? मथुरा निवासियों को सूरसेन मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कहा था, ठीक है। कृष्ण को हेराक्लीज, याद है ना, ये हेराक्लीज कहा था कि सूरसेन के निवासी अर्थात मथुरा के निवासी हेराक्लीज की पूजा करते थे, अर्थात कृष्ण की पूजा करते थे। ये 16 महाजनपदों की राजधानी और वर्तमान प्रदेश में क्षेत्र थे। मित्रों जानकारी ये भी रखिएगा कि सर्वाधिक महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, लगभग 8।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थे, जबकि बिहार में 3 पाए गए। ठीक है, सर्वाधिक महाजनपद कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में 3 थे। अब देख लीजिए थोड़ा मैप में, ये कंबोज यहाँ था, अफगानिस्तान क्षेत्र, फिर ये गांधार है, ये कुरु महाजनपद है, ये पांचाल महाजनपद है, ये सूरसेन महाजनपद है, ये मत्स्य महाजनपद है, ये वत्स महाजनपद है, कौशल, मल्ल, काशी, ये बिहार की तरफ आते हैं, मगध, अंग और बिहार में ही वज्जी संघ। मध्य प्रदेश में 2 बताया मैंने, एक अवंती और एक चेदी महाजनपद। सबसे दक्षिणी मैंने बताया विंध्याचल पर्वत के पार गोदावरी के तट पर अस्मक महाजनपद। ये हमारे महाजनपद थे, उनकी अब स्थिति भी मैंने बता दी। बाकी राजधानी और वर्तमान पर क्षेत्र भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी सीधे पूछ लेता है किस महाजनपद की राजधानी क्या थी और ये किस क्षेत्र में पड़ता है वर्तमान क्षेत्र में, तो ये सब ये तथ्य याद रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमारे हो गए महाजनपदों का उदय और विभिन्न प्रकार के महाजनपद। अब प्रत्येक का अलग अलग हम अध्ययन करने वाले हैं। अब हम 16 महाजनपदों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले अंग महाजनपद का अध्ययन करते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी हमने चंपा को बताई। कौन थी? चंपा। मित्रों, अंग महाजनपद में बुद्धकालीन या कहें बुद्ध के समकालीन कोई राजा था, वह उसका नाम क्या था? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त नाम का राजा अंग महाजनपद में था, बुद्ध के समकालीन माना जाता है। मित्रों, बिंबिसार ने, महत्वपूर्ण बात, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में अंग महाजनपद को मिला लिया था। ठीक है। दूसरा महाजनपद है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या कहें राजगीर थी। ये संभवतः बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। ये सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद होता था। तीसरा है वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली या कहीं विदेह या कहीं मिथिला, जहां की सीता माता थी। ठीक है। यहाँ मित्रों सबसे बड़ी चीज, ये यहाँ गणतंत्रीय प्रणाली चलती थी। शासन के अंतर्गत गणतंत्रीय प्रणाली चलती थी और वज्जी संघ जो था, वज्जी महाजनपद, ये 8 राज्यों का संघ था। मित्रों, 8 राज्यों के संघ का संयुक्त रूप वज्जी महाजनपद था। मित्रों, बुद्ध घोष का एक टीका है, बुद्ध घोष ने एक भाष्य लिखा, टीका लिखा, उस टीके का नाम है सुमंगल विलासिनी। सुमंगल विलासिनी में वज्जी महाजनपद की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है। प्रश्न यदि बने कि किस रचना से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है, वह बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी। 8 राज्यों का संघ मैंने बताया। 8 राज्यों में 2-4 बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे विदेह संघ, वज्जी गणतंत्र, लिच्छवी, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण थे। मित्रों, जो लिच्छवी था यह सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। मैंने बताया 8 राज्यों का संघ था, 8 राज्यों में लिच्छवी राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता था। ठीक है। लिच्छवी जो था मित्रों, लिच्छवी जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का भी नाम था। लिच्छवी चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का भी नाम था एवं लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। क्या थी? वैशाली थी। लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली मानी जाती थी। वैशाली में लिच्छवियों का शासन था। वैशाली के लिच्छवियों ने मित्रों सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया था। विश्व का प्रथम गणतंत्र किस राज्य ने स्थापित किया? वो था लिच्छवियों ने, वैशाली के लिच्छवियों ने। मित्रों, सुत्त निपात ग्रंथ में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। सुत्त निपात ग्रंथ में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। ठीक है। इसके बाद चौथा महाजनपद है अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद के बारे में पहले इसकी जान लेते हैं राजधानियां कौन थी। इसकी उत्तरी राजधानी जान लेते हैं। तो अवंती महाजनपद की उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी। ठीक है, उज्जैन थी। याद करने का, उत्तर में ऊ आता है, उज्जैनी में भी ऊ आता है, तो उसे उत्तर उज्जैनी को अवंती या अवंतिका भी कहा जाता था। दक्षिणी राजधानी माहिष्मती या कहीं महेश्वर थी। मित्रों, अवंती महाजनपद में बुद्ध के समकालीन एक राजा था, उसका नाम चंड प्रद्योत था। चंड प्रद्योत बुद्ध के समकालीन था
चंड प्रद्योत की मित्रता जो थी मित्रों, वो मगध सम्राट बिंबिसार से थी। महत्वपूर्ण है, याद करिएगा इसे। चंड प्रद्योत की मित्रता बिंबिसार से थी, मगध सम्राट था ये। जब चंड प्रद्योत को पीलिया रोग हो जाता था, पीलिया रोग का दूसरा नाम पांडुरंग रोग हो जाता था, पीलिया रोग हो जाता था, तब मगध सम्राट ने अपने राज्य वैद्य जीवक को इनके इस पीलिया के उपचार हेतु भेजा। मगध सम्राट बिंबिसार ने मित्रता निभाने हेतु अपने राज्य वैद्य जीवक को चंड प्रद्योत की पीलिया के निवारण हेतु भेजा था। मित्रों, चंड प्रद्योत बुद्ध के समकालीन था, लेकिन गौतम बुद्ध कभी अपने जीवन काल में अवंती नहीं जा सके थे। अवंती में आगमन उनका कभी नहीं हुआ, किंतु गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध भिक्षु महाकात्यायन को इनको शिक्षा देने के लिए भेजा था। अर्थात चंड प्रद्योत ने बौद्ध भिक्षु महाकात्यायन से शिक्षा ली थी, बौद्ध भिक्षा ली थी। ठीक है। इसके बाद गांधार महाजनपद आता है। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला ऐसा माना जाता है कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई थे, तो उनमें से राम के तीसरे भाई भरत जो थे, भरत के पुत्र थे तक्ष। भरत के पुत्र माने जाते हैं तक्ष। भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर ही तक्षशिला नगर पड़ा, या तक्षशिला नगर की स्थापना भरत पुत्र तक्ष ने की थी। गांधार महाजनपद में एक दूसरा नगर भी था जो महत्वपूर्ण है, उसका नाम था पुष्कलावती। क्या था? पुष्कलावती। यहाँ का राजा पुष्कर सारिस था। कौन था? मगर गांधार महाजनपद का राजा पुष्कर सारिस था, जो बुद्धकालीन था। इसने चंड प्रद्योत को हराया था। अवंती राजा चंड प्रद्योत को हराया था। इसके बाद काशी महाजनपद आता है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी और यह लगभग उत्तर प्रदेश में पड़ता था, आज भी है। यहाँ पे ब्रह्मदत्त का शासन था। इसका ब्रह्मदत्त का शासन था। महत्वपूर्ण चीज, काशी महाजनपद में मगध महाजनपद, अंग महाजनपद और कोसल पर, तीनों महाजनपदों पर अधिकार था किसका? काशी का। याद करिएगा इसे, मगध पर भी, अंग पर भी और कोसल पर, तीनों पर काशी का अधिकार था। इसके बाद अब कोसल को जानते हैं। कोसल जो काशी के अंतर्गत अधीन था। तो कोसल महाजनपद की उत्तरी राजधानी अयोध्या थी, या कहीं अयोध्या का दूसरा नाम साकेत, या कहीं श्रावस्ती, या कहीं सहेत महेत, ये सब उत्तरी राजधानी थी कोसल की। ठीक है। दक्षिणी राजधानी कुशावती को कहा जाता है। किसे? कुशावती को। कोसल में राजा कंस का शासन होता था। कंस ने ही काशी को मिला लिया। देखिए, पहले कोसल काशी में था, किंतु जब कोसल में राजा कंस बनता है तो कंस ने यहां से कोसल को छुड़वाया, कोसल को इसके अधीन से मुक्त कराया, अधीनता से, एवं स्वयं उसने काशी को अपने अधीन कर लिया। किसने? राजा कंस ने। ठीक है। कंस के बाद दूसरा राजा बनता महाकौशल। महाकौशल के बाद फिर आगे इसी महाजनपद में, कोसल महाजनपद में प्रसेनजीत राजा आते हैं। प्रसेनजीत जो थे बुद्ध का समकालीन माने जाते हैं मित्रों, बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजीत का कुछ गणराज्यों पर अधिकार था, जैसे कपिलवस्तु के शाक्यों पर, केशपुत्र के कलामों पर, रामगाम के कोलिये पर, पावा के मल्लों पर, पिपली वन के मोरिये पर। इन गणराज्यों में, पांचों गणराज्यों का पर अधिकार था किसका? प्रसेनजीत, कौशल राजा प्रसेनजीत का। मित्रों, या दूसरे शब्दों में यह भी कहा जाता है कि इन 5 राजाओं के गुटों का नेतृत्व करता था प्रसेनजीत। ठीक है। इसके बाद प्रसेनजीत का एक पुत्र है विद्युफ। ये राशि पुत्र था, प्रसेनजीत के राशि पुत्र था विद्युफ। विद्युफ ने शाक्यों को नष्ट कर डाला। शाक्य जो प्रसेनजीत के अधीन थे, अधीन होने के बावजूद विद्युफ ने शाक्यों को नष्ट कर डाला, कपिलवस्तु के शाक्यों को। किंतु जब विद्युफ विजय उपरांत लौट रहा था अपने साम्राज्य में, तो अचिरावती नदी, या कहें राप्ती नदी की बाढ़ में विद्युफ की सभी संपूर्ण सेना नष्ट हो जाती है। ठीक है। इसके बाद मल्ल महाजनपद आता है। मल्ल महाजनपद की उत्तरी राजधानी कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है, एवं दक्षिणी राजधानी पावा जो बिहार में, अर्थात उत्तर प्रदेश बिहार राज्य में मल्ल महाजनपद फैला था। इसके बाद दक्षिण राजधानी पावा थी, बिहार थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मल्ल महाजनपद में के अंतर्गत जो उसकी उत्तरी राजधानी थी कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु होती है, अर्थात महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। जबकि मल्ल की दक्षिणी राजधानी पावा में
महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। आपसे पूछे कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो आप बोलेंगे मल्ल महाजनपद में। मल्ल महाजनपद की किस राजधानी में? कुशीनगर में। इसके बाद पांचाल महाजनपद आता है। पांचाल महाजनपद की उत्तरी राजधानी अहिछत्र थी, अहिछत्र, एवं दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य थी। मित्रों, द्रौपदी जो थी पांचाल महाजनपद की ही थी। एक नगर है पांचाल जनपद में जो प्रसिद्ध था, उसका नाम था कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज। अब आता है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद मित्रों की, चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी या कहें सोत्थीवती थी। यहाँ पर मध्य भारत कालीन, महाभारत कालीन एक राजा होता, जब महाभारत होती है तो महाभारत कालीन राजा चेदी महाजनपद में होता शिशुपाल। शिशुपाल का कृष्ण ने वध कर दिया था, क्योंकि शिशुपाल स्वयं कृष्ण बनने का वर्णन कर रहा था। कृष्ण बनकर वो घूम रहा था, कृष्ण का अपना प्रतिरूप बोल रहा था, तो कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। ठीक है। सूरसेन महाजनपद। अब सूरसेन किसे कहते हैं? सूरसेन की जो राजधानी थी मथुरा थी। मथुरा निवासियों को सूरसेन कहा गया। ऐसा किसने कहा? वो था मेगस्थनीज, जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में मथुरा को सूरसेन कहा तथा कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। मित्रों, और भी यूनानी लेखक आते हैं, जैसे यूनानी लेखकों ने सूरसेन को सूरसेनोई एवं मेथोरा, ये दोनों शब्दों का प्रयोग सूरसेन के लिए किया, अर्थात मथुरा के लिए किया। इसके बाद मत्स्य महाजनपद आता है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। इसकी स्थापना राजा विराट द्वारा की जाती है। इतना ही इनमें महत्वपूर्ण है। अभी हमारे 12 महाजनपद हुए, अभी 4 बचे हैं शेष। मित्रों, 13वां जो महाजनपद है वो है वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी मित्रों कौशाम्बी। बुद्धकालीन जो राजा होता है उसका नाम था उदयन। ये महत्वपूर्ण महाजनपद है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उदयन जो होता है पौरव वंश का राजा होता है, पौरव वंश का राजा। मित्रों, उदयन की जो शत्रुता थी, दुश्मन मानता था, वो अवंती के राजा चंड प्रद्योत को मानता था। चंड प्रद्योत को अपना दुश्मन मानता था, किंतु चंड प्रद्योत की पुत्री जो थी उसका नाम था वासव दत्ता। वासव दत्ता जो थी चंड प्रद्योत अवंती राजा की पुत्री थी। तो उदयन को चंड प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता से प्रेम हो जाता है, किंतु चंड प्रद्योत इसके विरुद्ध होता है, इसलिए इन दोनों में शत्रुता रहती है। उदयन ने वासव दत्ता का अपहरण करके वत्स की राजधानी कौशाम्बी ले जाता है। अपहरण कर लिया वासव दत्ता का उदयन ने और कौशाम्बी ले गया। मजबूर चंड प्रद्योत ने उदयन को विवाह हेतु अनुमति दे दी। ठीक है, चंड प्रद्योत ने वासव दत्ता के साथ उदयन के विवाह की अनुमति दे देता है। इस प्रकार अवंती एवं वत्स महाजनपद के बीच या कहें चंड प्रद्योत एवं राजा उदयन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं। मित्रों, महाकवि भास का एक नाटक है, आपने नाटक का नाम सुना होगा, स्वप्न वासव दत्ता। बहुत महत्वपूर्ण है। किसका है, किसकी रचना है स्वप्न वासव दत्ता? महाकवि भास की। ये नाटक है, ये किस पर आधारित है? ये उदयन एवं वासव दत्ता की प्रेम कथा पर आधारित है। उदयन, वत्स महाजनपद का राजा उदयन एवं अवंती राजा चंड प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता के प्रेम का अनूठा वर्णन किया है महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासव दत्ता में। एग्जाम में ये भी पूछता है यहाँ से कि महाकवि भास का नाटक स्वप्न वासव दत्ता कहाँ से संबंधित है? तो ये उज्जैन से संबंधित माना जाता है। ये तथ्य याद कर लीजिएगा। महाकवि भास के अनुसार मित्रों, उदयन का विवाह है पद्मावती से भी होता है। अब पद्मावती कौन थी? पद्मावती अजातशत्रु की पुत्री थी। अजातशत्रु, जब ये मगध सम्राट के राजा होते हैं, अजातशत्रु की पुत्री थी। अजातशत्रु की का जो दर्शक की बहन थी। देखिए, बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र होता है दर्शक। इस प्रकार बिंबिसार की पौत्री थी कौन? पद्मावती, एवं अजातशत्रु की पुत्री थी पद्मावती एवं दर्शक की बहन थी पद्मावती। ठीक है, ये हो गया वत्स महाजनपद। अगला है कंबोज महाजनपद। कंबोज की राजधानी हाटक थी या कहें राजपुर थी। मित्रों, कंबोज महाजनपद उत्तर भारत में स्थित था, उत्तरापथ में, उत्तर भारत में। ठीक है,
कौटिल्य ने एक शब्द कंबोज महाजनपद के लिए कहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या कहा है? वार्ता शस्त्रोपजीवी, वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है किसे? कंबोज महाजनपद को। किसने कहा? कौटिल्य ने कहा। इसका अर्थ क्या होता है? वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ का अर्थ होता है कि पशुपालन, कृषि, वाणिज्य द्वारा जीविका चलाने वाला संघ। आपसे एग्जाम में सीधे तौर पर पूछ सकता है कि पशुपालन, कृषि, वाणिज्य द्वारा जीविका चलाने वाला संघ कौन था? वो था कंबोज महाजनपद। और इसको किसने कहा? वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ, अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य पर जीविका चलाने वाला संघ, वो कौटिल्य थे। मित्रों, ये भी महत्वपूर्ण है कि कंबोज महाजनपद श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था कंबोज महाजनपद। मैं जब महाजनपद पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि उत्तरापद से घोड़े लाकर वाराणसी में बेचे जाते थे, बनारस में बेचे जाते थे। वो उत्तरापद जो था यहीं से ले जाते थे। ये उत्तरापद में स्थित था। कंबोज महाजनपद उत्तरापद में स्थित था। उत्तरापद से घोड़े, श्रेष्ठ घोड़े बनारस में लाकर बेचे जाते थे। अगला है जनपद, महाजनपद अस्मक महाजनपद। मित्रों, यह सबसे दक्षिणी महाजनपद माना जाता है। ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी के तट पर स्थित था और ये एकमात्र महाजनपद है मित्रों जो विंध्याचल पर्वत कहें, विंध्य पर्वत एवं या कहें नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। एकमात्र महाजनपद वो था अस्मक महाजनपद। अस्मक की राजधानी पोतना या कहें पोटिल, ये दोनों थी। ठीक है। इसके बाद लास्ट महाजनपद है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की राजधानी मित्रों इंद्रप्रस्थ थी। इस समय कुरु महाजनपद में बुद्धकालीन जो राजा होता है या कहें बुद्ध के समकालीन राजा कौरव्य था। कौन था? कौरव्य था। मित्रों, कुरु महाजनपद पहले राजतंत्रात्मक था, फिर बाद में गणतंत्रात्मक संघ बन जाता है। ठीक है मित्रों, महाभारत काल के समय एक राज्य, एक नगर का उल्लेख होता है, माफ करिएगा, नगर का उल्लेख होता है। उसका नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर महाभारत कालीन नगर था जो कुरु महाजनपद में ही स्थित था। ये हो गए हमारे 16 महाजनपद। इसके बाद अब बुद्धकालीन महाजनपद के समय बुद्धकालीन कुछ गणराज्य थे जिनसे प्रश्न उठते हैं अदा कदा। तो मैंने एक तरफ गणराज्य लिखे हैं, एक तरफ उनके नाम लिखे हैं। तो कपिलवस्तु पहला है, कपिलवस्तु के शाक्य। आपसे पूछ सकता है कपिलवस्तु में कौन थे? तो शाक्य थे। या कह सकता है कि शाक्य कहाँ के शासक थे? वो कपिलवस्तु के थे। ये वर्तमान नेपाल में पड़ता है, नेपाल के सिद्धार्थ नगर जिला में। मित्रों, बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के अंतर्गत ही होता है, गौतम बुद्ध का। दूसरे हैं केशपुत्र के कलाम। ये भी एक गणराज्य है जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में था, है वर्तमान में। एवं जो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु बनते हैं अलार कलाम, इनका निवास यही था। तीसरे हैं कुशीनारा के मल्ल। ये भी एक गणराज्य था, कुशीनारा के मल्ल, वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुशीनारा में ही या कहीं कुशीनगर में ही ये बुद्ध की मृत्यु होती है, महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। ठीक है, कुशीनारा के कुशीनगर जिला में, है ना। अब कुशीनगर जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है वर्तमान। चौथा है रामगाम के कोलिये। रामगाम के कोलिये ये भी एक गणराज्य था जो उत्तर प्रदेश के गोरख जिले में है वर्तमान में। पिपलीवन के मोरी। पिपलीवन के मोरी भी उत्तर प्रदेश के गोरख जिला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरख जिला में स्थित था। छठवां है सुमसुमार पर्वत के भग्ग। सुमसुमार पर्वत के भग्ग उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित था। फिर सातवां अलकप्प के बुली। अलकप्प के बुली ये वर्तमान बिहार में पड़ता था। पावा के मल्ल वर्तमान में बिहार में पड़ता है। यहां से इंपॉर्टेंट है कि महावीर की मृत्यु यहीं होती है, पावा के मल्लों में। ठीक है। नौवां है वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी जो थे वर्तमान में बिहार में ये गणराज्य बिहार में पड़ता था। महावीर की जो मृत्यु होती है वो वैशाली के लिच्छवियों के राजप्रसाद में होती है। ठीक है, अर्थात वैशाली में होती है। अब वैशाली की राजधानी क्या थी आप ये बताएंगे। 10वां है मिथिला के विदेह। ये वर्तमान बिहार में ही पड़ता था, दरभंगा जिला। तो मिथिला के विदेह जो थे ये सभी 10 जो गणराज्य थे बुद्धकालीन गणराज्य माने जाते हैं। आपसे मेंस में भी ये पूछ सकता है कि बुद्धकालीन गणराज्यों का वर्णन कीजिए एवं स्थानों का भी वर्णन कीजिए, तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद वनडे एग्जाम में
प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तौर पर भी पूछ सकता है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, बुल्ली कहाँ के गणराज्य के अंतर्गत थे, है ना, साके कहाँ के थे, कलाम कहाँ के थे, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है, ये तो पूछ सकता है। जन्म स्थान के साथ साथ ये पूछ सकता है कि कौन सा गणराज्य स्थापित था, कौन था वहां पे शासन करने वाला, जैसे वैशाली, तो वैशाली के उस समय लिच्छवी थे। ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। हमने पढ़ा छठी शताब्दी ईसा पूर्व या कहें द्वितीय नगरीय क्रांति कैसे कैसे उत्पन्न हुई, क्या घटनाएं घटित हुई कि द्वितीय नगरीय क्रांति का प्रादुर्भाव होता है। इसके बाद हमने जाना द्वितीय नगरीय क्रांति की आर्थिक व्यवस्था एवं वाणिज्यिक व्यवस्था, श्रेणी संगठन, ये सब कुछ हमने जाना। इसके बाद द्वितीय नगरीय क्रांति को बुद्ध काल क्यों कहा जाता है, ये भी जाना। इसके बाद हमने 16 महाजनपदों का उदय किस प्रकार हुआ, कौन सी परिस्थितियां सामने आई कि महाजनपदों का उदय हुआ, उसका अध्ययन किया। उसके बाद हमने 16 महाजनपदों का अध्ययन कर डाला। अब आगे हम पढ़ेंगे मित्रों मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य किस प्रकार सामने आता है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या क्या कारण थे, वो कौन सी परिस्थितियां जन्म लेती हैं ताकि जिससे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है। प्रारंभिक समय में मगध पर किस किस राजवंशों ने शासन किया, कौन से ऐसे सर्वशक्तिशाली शासक उत्पन्न हुए जैसे बिंबिसार वगैरह, अजातशत्रु, तो इनका विस्तृत अध्ययन हम अब आगे